नमस्कार। आज हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अशोक और उसके अभिलेख। अशोक के इतिहास का बहुत ज्यादा जो ज्ञान है वो हमको उसके अभिलेखों से मिलता है। अगर हम कहें कि अशोक के समय के इतिहास के निर्माण में अभिलेखों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो गलत नहीं होगा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो कैसे खोजे गए, कैसे उनको पढ़ा गया, वो अभिलेख कहां कहां पाए गए, आज के सेशन में हम इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और कई प्रश्न जो मानचित्र आधारित आपसे पूछे जाते हैं या जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक के किन अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया, क्या उसकी विशेषता है, किस अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है, उन सारे बिंदुओं का आज हम आपके सामने निस्तारण करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों की खोज कैसे हुई। अशोक के अभिलेख आप देख रहे हैं, मानचित्र आपके सामने है। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान के कंधार, दक्षिण में कर्नाटका तक, इधर पूर्व में बिहार राज्य तक, इतने विस्तृत क्षेत्र में जगह जगह अशोक के अभिलेख पाए गए। पत्थर की शिलाओं पर, स्तंभ लेखों के ऊपर, गुहा लेख के रूप में ये अभिलेख खुदे हुए थे। लेकिन समस्या ये थी कि इन अभिलेखों को पढ़ना संभव नहीं हो रहा था। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के समय टोपरा, जो सहारनपुर जिले में है, सहारनपुर में खिजराबाद नाम के स्थान के पास में टोपरा है। टोपरा में एक अशोक का स्तंभ मिला। इसी तरह मेरठ में मिला। इन दोनों स्तंभों को फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली ला गया और दिल्ली में उसको उसने स्थापित करा दिया। दिल्ली में फिरोज तुगलक के द्वारा ये स्तूप तो स्थापित करवा दिए गए। फिरोज शाह कोटला नाम का स्थान है दिल्ली में। किन तीन अभिलेखों के बारे में पढ़ने का ज्ञान किसी को नहीं था, कैसे इसको पढ़ा जाए, उसका ऐतिहासिक महत्व समझते हुए फिरोज तुगलक का ये योगदान था कि उसने उनको संरक्षित कर दिया। इसी तरह दूसरे स्थानों पर भी कुछ अभिलेख मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। भारत में जेसुइट मिशनरी टिफेंथलर था, ये जेसुइट मिशनरी था। 1740 में ये गो आया। एक जियोग्राफर था और मिशनरी भी था। इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी गया, दिल्ली भी गया, पटना, बनारस भी गया। इसने जो स्केचेज बनाए, नोट्स बनाए, दिल्ली के टोपरा और जो मेरठ से आया हुआ स्तंभ लेख था उसके बारे में भी इसने जानकारी दी कि ये दो अभिलेख हैं। लेकिन समस्या जहां की तहां रही, अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया। बहरहाल टिफेंथलर ने इन अभिलेखों के बारे में सबसे पहला लिखित कार्य किया। इसके चित्र, रेखा चित्र बनाए और इसके बारे में लिखा। अभिलेख के बारे में पढ़ने की उत्सुकता लोगों में थी, किंतु सफलता मिली 1837 में जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यह पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया। अब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। जो लिपि थी उसको पढ़ना संभव हो चुका था। एक अभिलेख पढ़ा गया तो उसी तरह दूसरे अभिलेखों को भी पढ़ने में सफलता मिली। किंतु जेम्स प्रिंसेप ने भी एक भूल की। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं था, देवा नाम पिय या पियदस्सी, इस संज्ञा का प्रयोग किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने और दूसरे भी विद्वानों ने देवा नाम पिय और पियदस्सी, इनका संबंध श्रीलंका
के शासक तिस्स से स्थापित किया। लोगों ने यह सोचा कि जो यह अभिलेख हैं वो श्रीलंका के शासक तिस्स के हैं, क्योंकि उसकी भी उपाधि देवानामपीय थी। तो ये अभिलेख किस शासक के हैं ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया था। आगे चल करके कर्नाटक में यह स्थान है मास्की। देखिए ये बहुत प्रसिद्ध लघु शिलालेख है। इस शिलालेख से अशोक का नाम मिलता है। मास्की अभिलेख से अशोक का नाम मिला कब? 1915 में। 1915 में जब मास्की अभिलेख से अशोक का नाम मिल गया तो यह स्पष्ट हो गया कि ये सारे अभिलेख अशोक के द्वारा खुदवाए गए। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा, इनकी जो राजाज्ञाएं थी, इनकी लेखन शैली एक जैसी थी। तो अब बात क्लियर हो गई कि ये सारे अभिलेख अशोक के द्वारा खुदवाए गए। तो ये चीज क्लियर हुई आकर के 1915 में। इसी तरह दूसरे अभिलेख नित्तुर, उद्गोलम, इन दो अभिलेख में भी अशोक का नाम मिलता है। एक अभिलेख और है गुर्जरा, मध्य प्रदेश में। मास्की और गुर्जरा, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, तो मास्की, गुर्जरा, आंध्र प्रदेश में नित्तुर और उद्गोलम, इन दो स्थानों में भी जो अशोक के अभिलेख मिले लघु शिलालेख हैं। इन लघु शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो स्पष्ट हो गया कि सारे अभिलेख एक ही शासक के द्वारा लिखवाए गए थे। अब हम बात करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किन रूपों में प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेख 3 रूपों में प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अभिलेखों को माध्यम बनाया। और यह प्रेरणा कहां से मिली अशोक को? अशोक को यह प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, ईरान का शासक था। ईरान के शासक ने ऐसे अभिलेख खुदवाए थे। तो ईरान के शासक से प्रेरित होकर के अशोक ने ऐसे अभिलेखों का निर्माण कराया और उनको राज्य के विभिन्न स्थानों पर, विशेषकर जो रास्ते थे उन रास्तों के किनारों पर स्थापित करवाया। स्तंभलेख ले जाकर के स्थापित किए गए। जो बृहत शिलालेख, मार्गों के किनारों पर जो बड़ी शिलाएं थी उन्हीं को सपाट करके उनके ऊपर खोद दिए गए। लघु शिलालेख, छोटी जो पत्थर की शिलाएं थी उनके ऊपर अंकित लघु शिलालेख हैं। शिलालेख 2 प्रकार के हैं, बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के हैं, एक बड़े स्तंभ लेख और दूसरे लघु स्तंभ लेख। गुहालेख, पहाड़ को काट करके बनाई गई जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर भी लिखा हुआ है। अब ये जो 3 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, इन अभिलेखों में क्या और भी कुछ भिन्नता है? जो शिलालेख और स्तंभ लेख हैं इन पर राजाज्ञाएं हैं, जो राजा के आदेश हैं। गुहालेख में, गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, इस प्रकार का संदेश गुहालेख में है। और यहां आपको बता दें, गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ कैसे मैत्री भाव से, कैसे भाईचारे के साथ रहें, इस संबंध में दिए गए निर्देश हैं। गुहालेख अशोक ने बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी कहां है? बिहार में गया जिले में, बिहार के गया जिले में
बराबर की पहाड़ी है। इस बराबर की पहाड़ी में गुफा विहार बना करके अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बौद्धों को दान दिया था। उसकी दीवार पर ऐसे अभिलेख खुदे हुए। तो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित लेख गुहालेख में है, राजाज्ञाएं शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए, स्तंभ लेख कहां प्राप्त हुए हैं। जरा ये मानचित्र ध्यान से देख लीजिए। अशोक के समय का ये मानचित्र है, साथ ही मैंने आधुनिक भारत का भी मानचित्र बना दिया है, जिससे आपको स्थानों को अवलोकित करने में, स्थानों को दर्शाने में आसानी हो। जरा संकेतों को ध्यान से देख लीजिए। ये त्रिभुज जैसी आकृति बृहद शिलालेख को प्रदर्शित करती है, चतुर्भुज लघु शिलालेख के लिए, और जो वृत्त है गोला ये स्तंभ लेख को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले गुजरात। गुजरात में ये जो स्थान है गिरनार, जूनागढ़ पहाड़ी में गिरनार पर बृहद शिलालेख अशोक का प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में सोपारा, आंध्र प्रदेश में इरगुड्डी, उरगुड्डी आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में धौली, जौगढ़। ध्यान रहे धौली ऊपर है चिल्का झील से और उसके नीचे जौगढ़ है। ये उत्तराखंड में कालसी देहरादून के पास, यहां पाकिस्तान में पेशावर में सहवाजगढ़ी, और हजारा जिले में, पाकिस्तान का हजारा जिला है उसमें है बंसेरा। पेशावर में सहवाजगढ़ी, हजारा में मानसेरा, दोनों पाकिस्तान में है। एक और ये आप स्थान देख रहे हैं, ये कंधार अफगानिस्तान में। तो ये कुछ बृहद शिलालेख जो पाए गए हैं, बृहद शिलालेख से संबंधित ये स्थल हैं। अब देखते हैं कुल कितने बृहद शिलालेख हैं। पश्चिम में गुजरात में गिरनार, महाराष्ट्र में सोपारा, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में उरगुड्डी, आज का जो उड़ीसा है धौली और जौगढ़, उत्तराखंड में कालसी, पाकिस्तान में सहवाजगढ़ी और मानसेरा। ये मुख्य 8 शिलालेख हैं, 8 बृहद शिलालेख हैं। तो शिलालेखों की संख्या 8 जो बृहद शिलालेख हैं। इन पर राजाज्ञाएं खुदी हैं। कुल कितनी राजाज्ञाएं हैं? 14 राजाज्ञाएं हैं। इन 8 शिलालेखों के ऊपर 14 राजाज्ञाएं अंकित हैं। कई बार आप देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? 13वें शिलालेख में। तो बृहद शिलालेख में हर इन 8 बृहद शिलालेखों में 14 राजाज्ञाएं हैं। उसकी 13वीं जो राजाज्ञा है वो कलिंग युद्ध के बारे में। ये अंतर भली बात समझिएगा। इन समस्त 8 शिलालेखों में 14 राजाज्ञाएं अंकित की गई हैं। अब इसके साथ साथ लघु शिलालेख है, वो 18 है। लघु शिलालेख 18 है। कुल अशोक के अभिलेख अब तक जो प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 45 है। 45 शिलालेख प्राप्त हुए। वो स्तंभ लेख, शिलालेख सबको मिश्रित करके 45 संख्या है। बृहद शिलालेख 8 हैं, लघु शिलालेख 18 हैं। लघु शिलालेख का आयतन आप देखिए, ज्यादातर दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में आप देख रहे हैं केवल 2। ये 2 कहां है? राजस्थान में भ्राब्रू और बैराट।
ब्राब्रू और बैराट, ये दोनों जयपुर जिले में। दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मैंने बतलाया था कि सबसे प्रसिद्ध लघु शिलालेख है मास्की, जिसमें अशोक का नाम मिलता है। यहां मध्य प्रदेश में गुर्जरा दतिया जिले में, मास्की, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, उदय गोलाम, ब्रह्मगिरी, इस नित्तूर, इस प्रकार यहां पर एक क्लस्टर है, एक संकुल है, छोटे छोटे लघु शिलालेखों का एक भंडार पूरा प्राप्त होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो ज्यादातर लघु शिलालेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। उत्तर भारत में केवल दो ही हैं, याद रखना, ब्राब्रू और बैराट। ओके, अब बारी आती है अस्तंभ लेखों की। अस्तंभ लेख मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला के आदर्श नमूने हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास पत्थर की खानों से शिलालेख बनाने के लिए, स्तंभ लेख बनाने के लिए पत्थरों को काटा गया, उनको गोलाकार किया गया, बहुत सुंदर तरीके से उनको चिकना किया गया और हर स्तंभ लेख के ऊपर किसी न किसी पशु की आकृति बनाई गई। जैसे हम अपना राष्ट्रीय चिन्ह याद करें, कहां से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ लेख से। वो चारों दिशाओं को देखते हुए जो शेर हैं, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सारनाथ से लिया गया है। इसी तरह समस्त जो ये स्तंभ लेख हैं, इनके ऊपर किसी न किसी पशु की आकृति है। और ये स्तंभ कहां निर्मित किए गए? मिर्जापुर के पास पत्थरों की खान से। उनको सुडौल किया गया, चिकना किया गया, उन पर मूर्ति निर्माण किया गया, फिर उन स्तंभ लेखों को ले जाकर के इन स्थानों पर स्थापित किया गया। इन स्तंभ लेखों के ऊपर 7 राजाज्ञाएं हैं। 7 राजाज्ञाएं हैं। स्तंभ लेख हैं कितने? याद करें, 6 स्तंभ लेख हैं। 6 स्तंभ लेख हैं। हर स्तंभ लेख पर 7 राजाज्ञाएं अंकित हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, ध्यान में रखने की चीज। दिल्ली टोपरा, हम इसे दिल्ली टोपरा इसलिए कहते हैं, यह अभिलेख टोपरा से प्राप्त हुआ है, दिल्ली में स्थापित है। टोपरा क्या? टोपरा सहारनपुर के पास खिजराबाद से प्राप्त होने वाला स्तंभ लेख है। मैं जिस बात को आपको बतलाना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यह स्तंभ लेख अकेला स्तंभ लेख है जिसके ऊपर 7 राजाज्ञाएं अंकित हैं। यह अकेला स्तंभ है जिस पर 7 राजा के आदेश अंकित हैं। शेष जो 5 स्तंभ हैं उनके ऊपर 6 आदेश ही अंकित हैं। यह ध्यान में रखने की बात है। केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख के ऊपर 7 राजाज्ञाएं उनको मिलती हैं, शेष अन्य स्तंभ लेखों पर 6 ही आदेश मिलते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख का आयकन आप ध्यान से देखिए, वृत्त जैसा है। अब स्तंभ लेख में से आपको कई वृत्त दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे बड़े स्तंभ लेख के बारे में। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ दूसरा स्तंभ लेख। तीसरा स्तंभ लेख ये नेपाल की तराई में रंपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अर्राज, ये दोनों स्तंभ लेख हैं। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अर्राज। एक और स्तंभ लेख है
प्रयाग, उत्तर प्रदेश में प्रयाग में। यह स्तंभलेख प्रयाग में पाया नहीं गया। यह स्तंभलेख कौशाम्बी से अकबर के समय ला करके प्रयाग के किले में स्थापित कराया गया। ये ध्यान रहे। तो एक बार फिर चीजों को समराइज कर लीजिए। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज और प्रयाग, तो कुल मिला के 6 स्तंभलेख, जिनके ऊपर 7 राजाज्ञाएं अंकित हैं। लघु स्तंभलेख कितने हैं? लघु स्तंभलेख 5 हैं। इन लघु स्तंभलेखों के ऊपर भी राजाज्ञाएं अंकित हैं। लघु स्तंभलेखों में से प्रमुख है सांची, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, जिस स्तंभलेख से अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। रामपुरवा के पास ये देख रहे हैं, ये निंगलियू सागर स्तंभ। यहीं पर एक नेपाल की तराई में और है रुम्मिनदेई स्तंभ। रुम्मिनदेई, निंगलियू, सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, तो 5 स्तंभलेख हुए। इन 5 स्तंभलेखों की लोकेशन एक बार फिर से देख लेंगे। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, निंगलियू सागर नेपाल की तराई में और रुम्मिनदेई भी नेपाल की तराई में। ये ऐसे 5 लघु स्तंभलेख हैं। गुहालेख एक ही प्राप्त हुआ है, जो बराबर पहाड़ी की गुफाओं से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कि जो लघु स्तंभलेख हैं, इन लघु स्तंभलेखों में जो सांची और सारनाथ के स्तंभलेख हैं, इन दोनों स्तंभलेखों से अशोक का यह आदेश प्राप्त होता है कि पाटलिपुत्र और कौशाम्बी के संघ में, जो बौद्ध भिक्षुओं का संघ था, उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो अनियमितता कर रहे थे, अनुशासन भंग कर रहे थे, उनको संघ से निष्कासित करने का आदेश है। सांची और सारनाथ के स्तंभलेख से इस प्रकार का आदेश प्राप्त होता है। इसी तरह हमने आपको बतलाया रुम्मिनदेई स्तंभलेख। जो लघु स्तंभलेख हैं उसमें राजाज्ञाएं हैं, लेकिन रुम्मिनदेई स्तंभलेख एक ऐसा स्तंभलेख है जिसमें मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वो कैसे? रुम्मिनदेई स्तंभलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक, ये लुम्बिनी के पास में स्थान है रुम्मिनदेई। अशोक जो है अपने शासन काल के राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पर गया। लुम्बिनी की यात्रा पर गया, चूंकि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी, तो वहां जाकर के उसने स्तंभलेख का निर्माण कराया, एक दीवाल का निर्माण कराया, और इसी स्तंभलेख में वर्णन मिलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में जो धार्मिक कर था, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। इस स्तंभलेख से कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको कहते हैं आर्थिक अभिलेख। इस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि जो वहां राजस्व 1/4 था, वो अब 1/8 हो गया। उपज का 8वां हिस्सा केवल कर लिया जाएगा। पहले 4 हिस्सा, चौथा हिस्सा लिया जाता था, अब 8वां हिस्सा लिया जाने लगा। तो ये 2 उसके द्वारा विशेष दिए गए निर्देश थे। धार्मिक कर माफ कर दिया गया लुम्बिनी का, राजस्व में केवल 8वां हिस्सा सरकार के द्वारा लिया जाने लगा। इसी तरह एक अभिलेख और निंगलियू सागर, अशोक शासन के 14वें वर्ष, अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष निंगलियू गया और निंगलियू में उसने स्तंभलेख स्थापित कराया।
इस स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने वहां एक बहुत बौद्ध संत थे, बौद्ध भिक्षु थे, कनक मुनि। कनक मुनि के स्तूप को बड़े आकार में उसका संवर्धन किया, उसको बड़े आकार में बनवाया। कनक मुनि का जो स्तूप था निंगलयू में पहले से, उस स्तूप को बड़े आकार में बनवाया गया। निंगलयू स्तूप से जानकारी मिलती है। निंगलयू की यात्रा कब की थी अशोक ने? 14वें वर्ष। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव में। अशोक ने गया, बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी यात्रा कब की? अशोक के राजाभिषेक के 10वें वर्ष। राजाभिषेक के 10वें वर्ष कहां गया? बोध गया गया। 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। शासन के 10वें वर्ष बोध गया, शासन के 14वें वर्ष निंगलयू गया, शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। 3 उसकी ये यात्राएं विशेष पूछी जाती हैं। राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। ये टिप्स पे बिल्कुल आपके होनी चाहिए कि राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष बोध गया, 14वें वर्ष निंगलयू, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। ओके। अशोक के किस अभिलेख में अशोक की रानी का नाम मिलता है? यह क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कौशांबी, कौशांबी और प्रयाग, ये 2 अभिलेख हैं जिसमें अशोक की रानी करवाकी और इसके पुत्र तीवर का नाम मिलता है। उसके द्वारा दान करने का भी उल्लेख मिलता है। करवाकी और तीवर का उल्लेख अशोक की केवल एक रानी का नाम ही अभिलेख में मिलता है, और वो अभिलेख कौन है? प्रयाग और कौशांबी के अभिलेख। ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि इन अभिलेखों को पढ़ा गया तो इन अभिलेखों की भाषा क्या थी, इन अभिलेखों की लिपि क्या थी। आइए हम देखते हैं कि जो अशोक के अभिलेख थे, इन अभिलेखों की भाषा क्या थी, लिपि क्या है। भाषा और लिपि अभिलेखों की। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। सहवाजगढ़ी और मनसेरा ये 2 अभिलेख हैं, इनकी भाषा खरोष्ठी। खरोष्ठी भाषा किसकी है? सहवाजगढ़ी और मनसेरा, इन अभिलेखों की भाषा खरोष्ठी है। कंधार, कंधार में सरे कुना, इसी तरह सरे कुना है कंधार के पास। इसी तरह काबुल के पास जो अशोक का अभिलेख लघमान, ये 2 अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। सरे कुना का जो अभिलेख है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें खरोष्ठी भाषा और अरामाइक भाषा, दोनों भाषाओं का प्रयोग है। ये द्विभाषीय अभिलेख है, ध्यान रखना। ये अभिलेख द्विभाषीय अभिलेख है। कौन सा? कंधार से प्राप्त सरेकुना अभिलेख। लघमान जो काबुल से प्राप्त हुआ है, इसकी भाषा अरामाइक है। ब्राह्मी जो है लिपि, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू की तरह। यह अंतर है, इस अंतर को विशेष रूप से ध्यान रखना। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में मिलता है? सरेकुना का अभिलेख जो कंधार में है। ओके, तो इस प्रकार अभिलेख को पढ़ा गया। अभिलेखों में क्या जानकारियां हैं वो जानकारियां प्राप्त हुई।
जो बृहद शिलालेख है, धौली और जौगढ़ के दो शिलालेख जो अभी मैंने आपको बताया है, इसमें अभिलेख में 11, 12 और 13 बृहद शिलालेखों में 14 राजाज्ञाएं हैं, लेकिन धौली और जौगढ़ के बृहद शिलालेख में 11, 12 और 13वें शिलालेख का अंकन नहीं है। उसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है, कलिंग के बारे में वर्णन है 11, 12 और 13 शिलालेख में। धौली और जौगढ़ के जो 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर के शिलालेख हैं, उसमें कलिंग के बारे में वर्णन है, इसीलिए उसको कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। कलिंग प्रज्ञापन। इन्हीं अभिलेखों से कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था अशोक के अभिलेखों के इतिहास की यात्रा। आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस प्रकार इन प्रमाणों के आधार पर मौर्य साम्राज्य का इतिहास निर्मित होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मौर्य प्रशासनिक स्थिति के बारे में, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। आइए उस वीडियो तक हम लेते हैं विराम।